लेकिन आज मुझे जो विषय मिला है वो मानव इतिहास में आपदाएं, उनका योगदान और उनसे सबक, ये मिला है। तो मैं इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाती हूँ कि मुझे चूँकि महामारियाँ ये विषय नहीं मिला जिसकी चर्चा हम पहले वाला जो हमारी एक श्रृंखला चली थी उसमें कर चुके हैं, और उसमें जो हमें सबक मिले तो सॉरी सबक मिले थे उसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। हाँ प्रीति जी, आप सही कह रही हैं, वायरस तो 2014 में ही घुस चुका है हमारे देश में, लेकिन इससे हमको निजात पानी पड़ेगी। तो मुझे जो विषय मिला है वो मानव इतिहास में आपदाएं और उनके योगदान और उनके सबक। तो इसलिए महामारियों के अलावा जो आपदाएं हुई हैं मानव इतिहास में, और उनसे ये तो ऐसा आज जो हमारे हालात हैं उससे थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हमें समझना होगा, इतिहास को समझना होगा कि किस तरीके से इंसान ने उन आपदाओं से सीखते हुए कैसे सभ्यता का विकास किया। तो ये जो विषय है हमारा, उसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। मानव इतिहास, आपदाएं, योगदान और सबक, ये 4 विषय, 4 हिस्से हो सकते हैं। और इनका हम अलग अलग, क्योंकि इतनी भयानक आपदाएं हुई हैं तो उनको हर किसी को अगर हम लेते हैं तो ये 4 अलग अलग हिस्से इसके हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको कुछ मिनटों में इसको समेटना है, इस कारण से हम सबको एक साथ लेंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो इस धरती का इतिहास तो करोड़ों सालों का है, लेकिन गर्म धरती घूमते घूमते जब ठंडी होने लगी उसको करोड़ों साल लग गए, और फिर पानी में जीव का जन्म हुआ, और उस पहले जीव से लेकर इंसान तक आने में फिर लाखों साल लग गए। इस प्रकार आधुनिक मानव के विकास और उनके वंशजों के इस धरती पर फैलने का जो इतिहास है वो केवल कुछ हजार सालों का है। अब यदि मानव इतिहास में आपदाओं को जानने और समझने की कोशिश करें तो पहले तो ये जानना होगा कि आपदा का मतलब क्या होता है। आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदाएं और एक मानव निर्मित आपदाएं। चूँकि समय कम है इसलिए आज मैं उन आपदाओं का जिक्र करूंगी जिससे मानव इतिहास में कुछ न कुछ परिवर्तन हुए और बड़े परिवर्तन हुए, और उन आपदाओं ने सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन करने में एक बड़ी भूमिका अदा की। उन्हीं को मैं अपने इसमें लूंगी। अब आपदाएं क्या होती हैं? भयानक भूकंप, पूरे शहर को जलाकर राख कर देने वाली आग, फूटते हुए ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी, और ये सारी आपदाएं जो हैं इंसान अपने इतिहास के करीब 20,000 सालों में देख चुका है। और ये आपदाएं दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक और धार्मिक परिवर्तन लाने में भी सहायक रही हैं। किस तरीके से, ये हम आज देखेंगे। यानी इन आपदाओं ने नुकसान तो किया, नो डाउट नुकसान तो किया। जिस तरह से आज ये महामारी, जिस तरह से प्रकृति तांडव कर रही है, और मतलब कई निरपराध और नौजवान जिंदगियां भी जो हैं वो खो रहे हैं हम लोग, और ऐसी आपदाओं ने नुकसान, लेकिन नुकसान के साथ साथ मानव सभ्यता को विकसित करने, इंसान को सीखने और सामाजिक परिवर्तन करने में भी अपना योगदान दिया है। अब जब मैंने पिछली बार जब हमारी ये श्रृंखला थी उसमें मैंने एक पुस्तक का जिक्र किया था, जेयर डायमंड की गन्स, जर्म्स एंड स्टील, इस किताब का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मानव सभ्यताओं, साम्राज्यों और मानव के तमाम दुनिया में फैलने और उसके बसने के कारणों की भी उन्होंने उसमें पड़ताल की है। ये पुस्तक पढ़ने लायक है और इसे भी जिसको भी मौका मिले उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन आज हम जब अपने विषय के मुताबिक मानव इतिहास में आपदाएं, उनके योगदान और सबक पर जब चर्चा करेंगे तो केवल महामारियों पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो महामारी है इसके ऊपर तो हम
मतलब बात करते रहे हैं, और भी साथी हमारे बात कर रहे हैं। तो हम पीछे जाते हैं, अब थोड़ा इतिहास में जाते हैं। इंडोनेशिया में झील है टोबा झील। इसके अंदर आज से करीब 75,000 साल पहले, 75,000 साल पहले भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसकी तीव्रता भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 8 थी, जो सबसे अधिक होती है। यह माना जाता है कि इस ज्वालामुखी की वजह से आइस एज थी, जो जल्दी खत्म हो गई। लेकिन बड़ी संख्या में इसने धरती पे जो वनस्पति थी उसको बहुत नुकसान भी पहुंचाया, और वनस्पतियों पर निर्भर जीवों और मानवों की जो भोजन प्रक्रिया थी उसको भी नुकसान पहुंचाया। अब इसका मानव इतिहास पे क्या असर हुआ? इसका मानव इतिहास पे असर ये हुआ कि इसी ज्वालामुखी की वजह से अफ्रीका से मनुष्यों का दुनिया भर में विस्थापन शुरू हुआ। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि मतलब ये जो विस्थापन और ये ज्वालामुखी का समय ये कोइंसाइड करते हैं, यानी ज्वालामुखी का समय भी 60 से 70,000 साल पहले था, लगभग 75,000 साल पहले, और अफ्रीका से जो मानव का विस्थापन शुरू हुआ वो भी लगभग इसी समय है। ये गर्माहट और इसकी वजह से जो है वो ये शुरू हुआ विस्थापन। तो एक आपदा हमने देखी, और किस तरीके से जो है उस आपदा ने मनुष्यों के इतिहास में, मानव इतिहास में परिवर्तन करना शुरू किया, ये हमने देखा। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। ये बात सही है, हमारे साथी जो लिख रहे हैं, क्योंकि आज वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आपदा है और मौतें छुपाई जा रही हैं, मौतों की संख्या छुपाई जा रही है। लेकिन हमें आज के विषय में हमें ये भी देखना है कि ये जो आपदाएं हैं, ये आपदाएं किस तरीके से अलग अलग तरह की आपदाएं हैं, और प्रकृति के साथ छेड़ करना कितना भयानक हो सकता है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो अब 75,000 साल पहले के बाद में हम आते हैं 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। 1500 ईस्वी पूर्व यानी आज से करीब 3,500 साल पहले की बात है कि ग्रीस के क्रेट द्वीप में एक ज्वालामुखी फूटा था, और उसकी परिणति ये हुई कि ग्रीस के आसपास बसी कई मानव समुदाय और उसके ठिकाने नष्ट हो गए, और उन तमाम समुदायों के एक साथ आने से एक नए समाज ने जन्म लिया। मतलब उनके ठिकाने नष्ट हो गए तो वो सब इकट्ठे आ गए और एक नए समाज ने जन्म लिया, जिसे हम आधुनिक ग्रीक की सभ्यता कहते हैं। कला, इमारतें बनाना, लिखने की पद्धति, इसके साथ साथ एक नई ग्रीक भाषा का जन्म हुआ, कोइन जिसको कहते हैं, और जो बाइबल की मूल भाषा थी। और इस प्रकार इस भयानक ज्वालामुखी जो फूटा था, इसका केवल ग्रीस पे असर नहीं हुआ। कहाँ पे ग्रीस में झील थी, लेकिन चीन तक इसका असर हुआ। फसलें प्रभावित हुई, और वहाँ के प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है, जिसमें लिखा था कि इसमें कभी 3 सूरज दिखते हैं, तो कभी सूरज कभी बेहद कमज़ोर हुआ दिखता है। जुलाई के महीने में बर्फबारी हो रही है। मिस्र में भी इसका असर हुआ। तो ये जो ज्वालामुखी फूटा ग्रीस में, क्रेट में, उसने इस तरीके से जो है नया समाज बनाने में और नई ग्रीक सभ्यता को विकसित करने में इसने अपना योगदान दिया। उसके बाद एक ज्वालामुखी फूटा। ये देखिए, मैं ज्वालामुखी फूटने की बात करी क्योंकि उस वक्त धरती बन रही थी, धरती में परिवर्तन हो रहे थे। तो 79 ईस्वी में वेसुवियस ज्वालामुखी फूटा, और ये वेसुवियस ज्वालामुखी ये एक बड़ी घटना थी कि जिसमें पोम्पेई शहर पूरा का पूरा दब गया। पूरा पोम्पेई शहर दब गया, और इसका पता भी 1500 साल बाद चला, जब यहाँ पे दोबारा वो वेसुवियस जब वो फूटा था, तो उसकी जब खोज चल रही थी, जब खुदाई चल रही थी, भूगर्भ शास्त्री उसकी खोज कर रहे थे, तब उसकी खोज हुई कि पता चला कि ये पूरा का पूरा शहर यहाँ पे दबा पड़ा है, और तब पता लगा कि वो पूरा का पूरा पोम्पेई शहर जो है वो इसमें दबा हुआ है। उसके बाद एक 1346 से 1353 के बीच एशिया से लेके पूरे यूरोप तक जो प्लेग की बीमारी फैली, जिसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया, ये सिल्क रूट से जो जाने वाले यात्री थे उससे यूरोप में वो फैल गई थी।
और ये कहा जाता है कि इससे यूरोप और एशिया की करीब 60% आबादी जो है वो ख़त्म हो गई। चूहों से फैले ये जो रोग था, चूहों से फैला था, इसने कई सामाजिक विकृतियों को भी जन्म दिया। जैसे कुछ निश्चित समुदायों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। रोमा यानी जो घूमते रहते हैं, यहूदी जिनको थोड़ा सा, जिसको अपन लेप्रेसी कहते हैं, उसके जो मरीज थे, उनको इन इस ऐसे लोगों को जो है इसका जिम्मेदार बता के और उनकी हत्याएं तक कर दी गई। कुछ कुछ वैसे ही था जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। जैसे आज सत्ताधारी अपनी सत्ता बचाने के लिए खास धर्म के लोगों को महामारी के लिए जिम्मेदार बताया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो ठीक वैसे ही उस वक्त भी हुआ था। अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि हमारे हुक्मरान आज के समय में ऐसे क्यों हैं, लेकिन उस वक्त ये हुआ था। उसके बाद 1453-54 के आसपास समुद्र के अंदर एक द्वीप है कुवई, वो समुद्र के अंदर ही है उसमें, और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में ये पूरा इलाका है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला इलाका है। वहाँ पर एक ज्वालामुखी फूटा और इस जबरदस्त ज्वालामुखी ने पूरी दुनिया के पर्यावरण और मौसम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यहाँ तक कि इस ज्वालामुखी से छोटे आइस एज की वापसी हुई है। ये सब भूगर्भ शास्त्रियों की भाषाएं हैं। छोटे आइस एज की वापसी हुई क्योंकि उनका ये कहना था कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो गर्मी है वो कम हो जाती है और कम होने के वजह से जो है छोटी आइस एज की वापसी हो गई। वो इतना भयानक ज्वालामुखी था कि स्वीडन, मेक्सिको की भी फसलें उससे प्रभावित हुई थी। चीन में उस वक्त मिंग शासन था तो उसमें काफ़ी लोग जो हैं बर्फ़ के नीचे दब के मर गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ उस वक्त इस ज्वालामुखी का राजनीतिक जो असर हुआ वो था बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था उस वक्त का सबसे बड़ा, जिसने ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, एशिया तक में फैला हुआ था। उस बाइजेंटाइन साम्राज्य की समाप्ति में इसने बड़ा योगदान दिया। और ऑटोमान जो तुर्क राजा था, जिसने बाइजेंटाइन के जो राजा था, जिसका वहाँ पे किला था कॉन्स्टेंटिनोपल पे, उस पर घेरा डाल के रखा हुआ था। और वैसे वो तुर्की सेना बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत मानी हुई थी उस वक्त, लेकिन उसको हराना इतना आसान नहीं था। वो दुर्ग बहुत ही मजबूत दुर्ग था। लेकिन ये जो ज्वालामुखी फूटा, उस ज्वालामुखी के फूटने से वहाँ जो हेगिया सोफिया जो उस वक्त चर्च था, आपने हेगिया सोफिया का नाम अभी कुछ साल पहले फिर सुना होगा, जब तुर्की राष्ट्रपति ने उसको दोबारा जो है वो मस्जिद बना दिया। जबकि कुछ साल पहले जो तुर्क के राष्ट्रपति थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, अगर कोई सुन रहे हैं और किसी को मालूम है तो बता दीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला था उसमें भी वो काफ़ी मतलब उसमें थे, और उन्होंने उस मस्जिद को, जो पहले चर्च था फिर ऑटोमान एम्पायर हुआ, ऑटोमान एम्पायर में वो मस्जिद हो गई, और उस मस्जिद को जो है बाद में उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया था, लेकिन अब फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। तो वो जो उस वक्त हेगिया सोफिया जो था वहाँ पे चर्च, उसके गुंबद पे ज्वालाएं उठ रही हैं ऐसा लगा, और दुर्ग की दीवारों पे भी ज्वालाएं उठ रही हैं ऐसा लगा। तो लोग घबरा गए अंदर बैठे हुए, और बाइजेंटाइन के जो राजा थे वो वहाँ से भाग निकले। उनको लगा कि तुर्की जो राजा है जिसने घेर के रखा हुआ है उसने आग लगाई है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये ज्वालामुखी में की जो राख फैली हुई थी पूरे एटमॉस्फेयर में, उसके जो ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी जो प्रकाश जो एक वो था, मतलब एक इल्यूजन को क्या कहते हैं, आभास था, और उसकी वजह से जो है इसको ये दुर्ग पे इसने कब्जा कर लिया, और फिर 600 सालों का ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। ये बात सही है कि ऑटोमन साम्राज्य जो महमद द्वितीय था उसका अपना भी एक उसकी सेना बहुत अनुशासित थी, और वो
अपने सैनिकों के साथ ही रहता था, वैसे ही खाता था जैसे सैनिक खाते हैं। और जैसे बाबर के बारे में भी कहा जाता है, किसी पुस्तक में मिल जाएगा, इसको विस्तार से पढ़िएगा। और पुस्तक दिवस से शुरू हुई श्रृंखला का ये उद्देश्य भी है कि लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना। ज्वालामुखियों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों ने में भूकंपों के माध्यम से भी प्रकृति ने साथ दिया है। 1755 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक जबरदस्त भूकंप आया और फिर सुनामी भी आई जिसकी तीव्रता 9 थी। और इसकी तुलना जो 2004 में हमारे यहाँ पे सुनामी आई थी हिंद महासागर में, उससे की जाती है। इस भूकंप ने पूरे लिस्बन शहर को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। 1 लाख के आसपास लोग मारे गए और इसके असर दूर दूर तक महसूस किए गए, ग्रीनलैंड से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक। और साथ ही इस भूकंप का मतलब कैसा, इसका महत्व क्या है? इस भूकंप का महत्व यह है कि इसे यूरोप के पुनर्जागरण काल के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि आप ये देखिए आज क्या हो रहा है, आज लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, जो मस्जिदें हैं वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, चर्च बंद है। यानी भगवान किसी काम का नहीं है। अगर काम का है तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। उस वक्त भी जब ये भूकंप आया और इस लिस्बन के सारे चर्चेस गिर गए, सब कुछ तबाह हो गया, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर भगवान है भी क्या? जब लिस्बन के किसी चर्च को नहीं बचाया जा सका तो दार्शनिकों ने धर्मशास्त्रियों से बहस करनी शुरू कर दी और दुनिया में फैला जो पुर्तगाली साम्राज्य था, जिसका एक हमारे यहाँ पर भी था गोवा में, वो खत्म होने की कगार पर आ गया। वॉल्टेयर उसी वक्त के, और वॉल्टेयर ने अपनी रचना में उस दर्शन पे सवाल उठाने शुरू कर दिए जो कहता था कि भगवान सब जानता है। वॉल्टेयर ने सवाल उठाने शुरू किए। इसी दर्शन के आधार पर लोगों को भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने से रोका जाता था और यही अंधभक्ति का आधार भी था। क्या हम इसको अपने यहाँ से रिलेट कर सकते हैं? जरूर रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अब तार्किक प्रश्न और वैज्ञानिक चेतना बढ़ने लगी और जिसमें वास्तविकता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इमैनुएल कांट, रूसो ऐसे दार्शनिकों ने इस भूकंप से प्रेरणा लेकर अपनी रचनाएं की और यूरोप को सांस्कृतिक, राजनीतिक, विचारिक और औद्योगिक क्रांति की ओर ले जाना शुरू किया। तर्क या सवाल उठाना, किसी के कारण को जाने बिना उस पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति बड़ा माने जाने वाला है। और यहीं से जो उदारता, विकास, सहिष्णुता, बंधुत्व की भावना के साथ जो मानव की इतिहास की यात्रा शुरू हुई, वो फिर चलती रही। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू हुई और वो था कि प्रशासन से चर्च को अलग रखने की यात्रा का विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण जो था वो इस घटना के बाद पुर्तगाल के माध्यम से पूरे यूरोप में ये भावना फैली। अब हम आते हैं हमारे समय के सबसे बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार उस भयानक जिम्मेदार आपदा की ओर। क्या हुआ था? 1784-85 में आइसलैंड के दक्षिण हिस्से में एक लाकी, वो उसका बड़ा नाम है लाकगर, ऐसा कुछ नाम है उसका, तो उसको शॉर्ट में लाकी कहते हैं। तो लाकी ज्वालामुखी फूटा। इस लाकी ज्वालामुखी के फूटने से कई परिवर्तन हुए। जो पर्यावरणीय परिवर्तन हुए वो तो हुए ही, जैसे यूरोप में एसिड की बारिश हुई, सूरज छिप गया, ठंड बढ़ गई और परिणामतः जो है अकाल, बीमारियां, मौतें, ये सब हुआ। यूरोप की 25% आबादी और 50% जानवर खत्म हो गए और लगभग सारी फसल भी खत्म हो गई। अफ्रीका और भारत में भी इसका असर हुआ और हमारे यहाँ पर बारिश कम हुई और मिस्र की आबादी का 6वां हिस्सा खत्म हो गया। 1700 ये जो 84 में जो अकाल पड़ा था उसमें खत्म हो गया।
जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसमें एक तो ये था कि उस वक्त अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन के खिलाफ, तो वो थोड़ी सी लंबी खिंच गई। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो क्या था? यही वो समय था जब फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था, भयानक अकाल था, और भूख से मरती फ्रांस की जनता को वहाँ की जो रानी थी मारी एंटोनियट, उसने पूछा, उसने कहा कि रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते? समझ सकते हैं आप? ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे हुक्मरान भूखी, बेरोजगार, गरीब और स्वास्थ्य के अभाव में ऑक्सीजन मांगती हुई जनता से कहते हैं कि काढ़ा पियो या योगा करो तो ठीक हो जाओगे। समझ सकते हैं? तो हम वापस फ्रांस पे लौटते हैं, क्योंकि इतिहास को सही संदर्भ में याद रखना हमें आत्मविश्वास और लड़ने की ताकत देता है। फ्रांस के सामंती शासकों के जो साम्राज्यवादी मंसूबे थे उसके खिलाफ पहले ही फ्रांस की जनता थी। अमेरिकी आज़ादी का संघर्ष और 7 ईयर, क्योंकि फ्रांस के भी हित थे वहाँ अमेरिका में, उसके भी छोटे छोटे मतलब हिस्से थे, कुछ फ्रांस के थे, कुछ स्पेन के थे, कुछ ब्रिटेन के थे। तो लेकिन ये तो सामंतों के हिस्से थे ना, जनता को क्या लेना देना उससे। तो जनता वैसी परेशान थी, फिर अकाल और आ गया इस ज्वालामुखी की वजह से, और 7 ईयर्स वॉर हुआ था बीच में, उससे भी परेशान थी, क्योंकि इनकी सामंती हितों में जनता पिसती थी कि ये सब शुरू हो गया। और उस पर अपने कर्जे उतारने के लिए सामंतों ने, शासकों ने उस पर टैक्स लगा दिए, जैसे अभी हमसे वैक्सीन का पैसा वसूलने वाले हैं ये। इस सब का नतीजा क्या था? इस सब का नतीजा था सामाजिक विद्रोह, और ये विद्रोह जो है वो फ्रेंच क्रांति की ओर कूच कर गया। समझ सकते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा ने वैश्विक साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता में जागृति लाने का काम किया। समाज में जनतांत्रिक, उदार और क्रांतिकारी विचारों ने जन्म लिया, और जिससे सामंती व्यवस्था को खत्म करने और व्यक्ति की मुक्ति के साथ भूमि का बंटवारा, उच्च कुल में जन्म लेने के लिए मिलने वाले विशेषाधिकार के खात्मे, और उदारता, क्रांतिकारिता, राष्ट्रीयता, समाजवाद, पूंजीवाद, नारीवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों का फैलाव होना शुरू हुआ। और उसके साथ ही क्या शुरू हुआ? उसके साथ ही शुरू हुआ इस त्रासदी के चलते जो जिम्मेदार शासक हैं उनसे सवाल करना। और मारी एंटोनियट और उसके साथ के शासकों का क्या हुआ ये आप सब जानते हैं, क्योंकि हम गिलोटिन के शब्द को जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 1815 में तंबोरा ज्वालामुखी का विस्फोट, ये विस्फोट भी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास ऐसा बड़ा इलाका है जहां ज्वालामुखी हैं आज भी, और जबरदस्त ज्वालामुखियों वाला क्षेत्र है। और 1815 का तो ये इतना जबरदस्त था कि इस साल को गर्मी के बिना वाला साल कहा गया, क्योंकि वनस्पतियों के नाश के साथ, क्योंकि ज्वालामुखी से गर्मी बढ़ती है लेकिन फिर सूरज ढक जाता है, जिसकी वजह से सूरज की गर्मी मिलती नहीं है। सूरज की गर्मी जब नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से जो है हाँ, रामलीला जी कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जैसे मारी एंटोनियट केक खाने के लिए कह रही थी, वहाँ ये च्यवनप्राश खाने के लिए कह रहे हैं। सही बात है, ऐसे ही शासक हैं इस देश में और इनसे हमको निपटना है। तो 1815 का विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि इस साल को गर्मी के बिना का साल कहा जाने लगा। वनस्पतियों का नाश हो गया, बाढ़ें, तूफान, और उसकी वजह से बीमारियां फैली। देखिए, सूरज की गर्मी से काफ़ी बीमारियां ख़त्म होती हैं, और सूरज की गर्मी कम हो गई तो बीमारियां फैली, और इससे पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हैजा, इन्फ्लुएंजा फैला। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने इसकी बात की थी। और इस ज्वालामुखी के फूटने के बाद ये जो आपदा आई, उसके बाद शुरू होती है वैज्ञानिक खोजों की यात्रा। दुनिया भर में जो अकाल फैला और उससे जो फसलें चौपट हो गई, तो
तो उसके लिए ज़रूरत थी फर्टिलाइज़र की। उसका हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जो है आधुनिक जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, तो उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो उन्होंने आधुनिक फर्टिलाइज़र के जो जनक थे वो इसी के समय हुए थे, उन्होंने ही जो है उसकी खोज की थी। और इसके साथ ही साथ चूंकि ये जो अजीब सा पूरा फैल गया था ज्वालामुखी के बाद में कि सूरज नहीं आ रहा है, आकाश लाल हो रहा है और दो दो सूरज दिख रहे हैं कभी कभी, तो ये जो फैंटेसी होती है, जो चमत्कारिक जो होता है, तो जो बड़े साहित्यकार थे जैसे बायरन है, शेली है, तो इनके जो साहित्यकार थे, इन्होंने फैंटेसी साहित्य की रचना भी इसी वक्त शुरू हुई। तो ये जो आपदाएं हैं, ये किस तरह से सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन में अपना योगदान देती हैं, ये हम देखते हैं। तो और हम तो चूंकि इतिहास पढ़ते हैं, सोवियत संघ के बारे में जानते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम जो है हम जानते ही हैं कि प्रकृति किस प्रकार मदद करती है। कि लाल सेना और पूरी रूसी जनता जब अपनी जान पे खेल के नाजी सेना को हराने में लगी हुई थी, तो स्टालिन और उसके जनरल इंतज़ार कर रहे थे अपने अगले एक और जनरल का, और जिसको कहते हैं रूसी ठंड। और वही हुआ, उन्होंने जर्मनी की सेना को आने दिया, और फिर जब ठंड फैली तो फिर जो उनकी हालत हुई, उसके बाद इस ठंड रूपी जनरल ने जो लाल सेना की मदद की, और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं, लाल झंडा वहाँ पे लहराया बर्लिन में। तो ये जो है ये होता है। एक बात और है कि हम अब इसमें आते हैं, अपने पड़ोस में आते हैं, पड़ोस में यानी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था? वो तो ठीक है, 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, भारत ने जो है वो उसकी मदद की थी, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी पता नहीं कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो उस वक्त आंदोलन जीवी हो गए थे। तो लेकिन इसका भी जो है एक प्राकृतिक आपदा से इसका रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? हाँ, उर्वरक। हाँ, सलील जी बता रहे हैं कि उर्वरक। हाँ, थैंक यू। तो 1970 में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठा था जिसका नाम था भोला। नाम भोला था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त तूफान था, और उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था, और उसमें जो है करीब 5 लाख मौतें हुई, भयानक तबाही थी। लेकिन उस वक्त के शासकों ने कोई राहत काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान जीते, और जब अवामी लीग जीती तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुजीबुर रहमान को वहाँ बुला लिया गया, वहाँ उनको जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद में जो है जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में लंबे संघर्ष के बाद भारत की सहायता से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उस वक्त भी जो है पाकिस्तान को मदद करने अमेरिका का 7वां बेड़ा, लेकिन जब सोवियत संघ था, जिसके कारण से आम जनता की जो लड़ाई हो रही थी उसमें हमारी जीत हुई, और उस वक्त की हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि अरे ये तो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, हम क्यों मदद करेंगे। वैसे ये बात अलग है कि अब वैक्सीन की ज़रूरत है, हमारे देश में इतने भयानक आपदा आ रही है, तो तमाम सारे देशों की हमें मदद चाहिए, तब कोई नहीं कह रहा है कि हमारा आंतरिक मामला है, हम निपट लेंगे। खैर, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की भर की त्रासदी है। तो ये जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये केवल कुछ आपदाएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया। दुनिया भर में ऐसी कई आपदाएं हुई जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया है और बेहतर बनाया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये तो हुई प्राकृतिक आपदाएं, कुछ तो मानव निर्मित आपदाएं भी होती हैं, उसका तो जिक्र मैंने किया ही नहीं, जिसमें सबसे विभत्स त्रासदी मानव इतिहास में थी हिरोशिमा और नागासाकी में बम का गिरना। लेकिन इसने भी हमें ये सबक सिखाया कि
अब ये नहीं होना चाहिए। और उसी के बाद में जो है सोवियत संघ के प्रयासों से विश्व शांति संगठन की स्थापना हुई और तमाम सारे ह्यूमन राइट जो कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं, इन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन हम भी उससे गुजरे हैं। भोपाल के लोग, भोपाल की त्रासदी, भयानक गैस कांड हुआ जो एक बहुत ही भयानक मानव निर्मित और राजनीतिक हलगर्जी मतलब उसका परिणाम था। कोयना का बांध फूटने की, सुनामी जो हमारे देश में आई, बम्बई की प्रलयंकारी बाढ़ और उत्तराखंड की भयानक विभीषिकाएं ये थी। लेकिन ऐसी विभीषिकाएं हमेशा हमको कुछ न कुछ सिखाती हैं। ये ठीक है कि मानव की गलतियों से ये होती हैं, लेकिन मानव को सीखना चाहिए। लेकिन हम कितना सीखते हैं ये हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में इतनी भयानक विभीषिका आई थी, उसके बाद भी वहाँ पर जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने कहा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन आज भी वहाँ पर बन रहे हैं और अभी दोबारा वहाँ पे एक विभीषिका आई है जिसकी खबरें हम तक पहुँच नहीं रही हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो प्रकृति और उसके आंतरिक परिवर्तनों पर तो हमारा उतना जोर नहीं है, लेकिन बचने के लिए प्रकृति हमें कवच भी देती है कई बार। जैसे सुनामी से बचने के लिए तटों पर जो वनस्पतियाँ आ जाती हैं उनको बचाए रखना, लेकिन उसको भी हम निकाल देते हैं क्योंकि हमको अपना सुंदर तट बनाने होते हैं। और उसके बाद में जो है वो विकास की हवस और नफ़े की हवस हमको कब लील जाएगी हमें पता नहीं होता है। तो लेकिन ये सब याद रखना होता है उस संबंधित देश प्रदेश के शासक वर्ग को जिनके हाथ में कानून और कानून बनाने की ताकत होती है। तो ये हम कब सीखेंगे? भारत को अभी भी सीखना बहुत बाकी है। उत्तराखंड की जो दोबारा अभी विभीषिका हुई जिसका अभी मैंने जिक्र किया, वो अभी फिर हो रही है। नीना शर्मा जी ने आज अपनी वॉल पे लिखा है कि अभी डॉक्टर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, चाहे कोई भी दे दे। कह रहे हैं कि अब यह आंतरिक मामला नहीं है, तो अमेरिका की भी मदद ले लो, फ्रांस की भी ले लो, सबकी ले लो। ये सब कर ही रहे हैं मानवता को बचाने के लिए। लेकिन क्या हम पुर्तगाल और फ्रांस की जनता की तरह तर्क करके जातीयता, धर्मांधता के दलदल से उबर पाएंगे, या फिर जैसा नीना जी ने लिखा है कि जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर से मंदिर मस्जिद में लग जाएंगे? ये हमें सोचना होगा, ये सबक हमें लेना पड़ेगा। ये जो महामारी है, इससे पूरी दुनिया कह रही है कि भारत में कोरोना की ये दूसरी वेव केवल अनियंत्रित भीड़ बढ़ाने से हुई। चाहे वो कुंभ की भीड़ हो, शादियों की भीड़ हो, या फिर चुनावी रैलियां। ये सब कहने के बावजूद, पूरी दुनिया में छीछा लेदर होने के बावजूद, धार्मिक नेताओं ने और इनके आका जो राजनीतिक नेता है, इन्होंने जो है कुंभ आज भी खत्म नहीं किया। शादियां हो रही हैं। क्या हम सीख लेने के लिए तैयार ही नहीं है? हमारी प्राथमिकताएं क्या है बताइए? सरकार से सवाल करना हम कब शुरू करेंगे? कुंभ मेले का खर्च कितना हुआ? 4,200 करोड़। और 1,050 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का खर्च भी लगभग 4,200 करोड़। अब आप कह रहे हैं कि वो जो हमने पिछले साल जमा किया था उससे हम 500 वो खड़ा कर देंगे। तो अभी तक क्या कर रहे थे? घास चरने गए थे? क्या आपको मालूम नहीं था? जब बाकी देशों ने, जब उनके यहाँ पर कम हुआ तो उसकी व्यवस्था कर ली, तो लेकिन हम क्या कर रहे थे? हमारी वित्त मंत्री जब हमारे यहाँ प्याज महंगा हो गया तो कहती प्याज मत खाओ, मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। लेकिन इस पूरे हाहाकार पर उनकी न आवाज़ सुनाई देती है। वो कहाँ है? वित्त मंत्री है कि नहीं है? गायब हो गई। लेकिन अब आवाज़ें उठने लगी हैं। उनके वित्त मंत्री के पति हैं परकला प्रभाकर, उनका एक लेख छपा है अभी 25 तारीख के भास्कर के लेख में। उन्होंने लिखा है इसमें कि इतना होने के बावजूद भी सियासी और धार्मिक नेताओं के कान पर जूं नहीं रेंग रही।
नोटबंदी से लेकर, असल में उनको ये लग रहा है कि नोटबंदी से लेकर पिछले साल लाखों मजदूरों के पलायन, कोरोना की पहली लहर तक भी जो है, बीच बीच में जो चुनाव हुए उसमें जो जीतते रहे, तो सरकार को लगता है कि ये तो जनता है, भूल जाती है। और ये जो भयावह हालात है इसके बाद भी जनता भूल जाएगी, ये मान के बैठे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी लोकप्रियता का पैमाना किसी भी तरीके से चुनाव जीतना होता है, और फिर वो जनता को भूल जाते हैं और अभी भी भूले हुए हैं। और इसलिए अब ये समय आ गया है कि जनता को ही इस देश को बचाने के लिए उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। क्या हम ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं सकते? केरल जैसा प्रदेश, जहां पर कोरोना ने सबसे पहले दस्तक दी, वामपंथी सरकार ने समय पर कदम उठाते हुए अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए, और अभी वो राज्य दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। हमारे यहाँ नहीं हो सकता था? नहीं, आपको तो जबरदस्ती पैसा लूट के मंदिरों में देना था। मैंने ये सुना कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में से जो है मंदिर का पैसा कट रहा है। क्या है? क्यों आवाज नहीं उठाते हम? सैलरी में से पैसा कटना मंदिर के लिए हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? उस वक्त जो है वो ऑक्सीजन प्लांट खड़े हो सकते थे। अभी दिल्ली में हुई ये घटना, हम कहाँ हैं? मतलब क्या सोच रहे हैं? ड्राइवर बिना थके बिना रुके दिल्ली तक अपने ऑक्सीजन का ट्रक लेकर चला आता है, दिल्ली तक वो आ जाता है, और उसके बाद दिल्ली से उस अस्पताल तक जाने में उसको इसलिए देर लग जाती है क्योंकि नेताजी को अपनी छवि दिखानी है, फोटो दिखाने हैं, फोटो खिंचवाने हैं, माला डलवानी है। तो मतलब भाजपा के जो मंत्री हैं अभी ग्वालियर में, उनकी सरकार के खिलाफ उनके विधायक नेता आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों नौटंकी कर रहे हो? तुम्हारी सरकार है, एक चुनी हुई सरकार को गिराकर, खुद को बेचकर तुमने जो सरकार बनाई वो काम नहीं कर रही है। सीधी बात है, दोषी तुम हो। क्यों जनता को बता रहे हो कि नहीं हम दोषी नहीं है? ये जनता को समझना होगा। और गोदी मीडिया क्या बता रहा है? आज मैं बाय चांस जी न्यूज देखने लगी। क्या बता रहा है वो? मोदी सरकार किस तरह से ऑक्सीजन संयंत्र लगा रही है, भेज रही है, मंगा रही है। अरे ये तो बताओ कि जब कोरोना की लहर कम थी तब पीएम केयर फंड में अकूत धनराशि जो तुमने इकट्ठी की थी, उस धन का उपयोग तुम लोगों ने ऑक्सीजन संयंत्र बनाने में क्यों नहीं किया? फरवरी में बड़े गर्व के साथ में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमने उस पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे सारी दुनिया जानती है कि सेकंड वेव आती, लेकिन अब करे क्या? अगर हमने ऐसे लोगों को अपनी सत्ता सौंप के रखी है तो उनसे हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बुद्धिमानी की बात। हमें लगता है कि कहीं वो जो धन था उसका उपयोग बंगाल के चुनाव में तो नहीं कर रहे थे। लेंसेट की जो अभी की रिपोर्ट है, अभी 6 या 7 अप्रैल को आई है, कि केवल वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। इस वायरस को पूरी तरह से खत्म करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और इसके लिए मेडिकल और विज्ञान जगत को तैयार रहना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा है, जो मैंने शुरू में कहा था, कि जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं तब तक कोई सुरक्षित नहीं। यानी केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया भर की बात कर रहे हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन लगता रहा जब तक कि खत्म नहीं हो गया, ठीक इसी तरीके से आज पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर सोचने की जरूरत है, और भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार करने की जरूरत है। वायरस को, उसके नए वेरिएंट को पहचानने, उससे अलग करने और उसके ऊपर इलाज खोजने के लिए अधिक से अधिक देशों में कोशिश की जानी चाहिए। वैक्सीन का सेकंड, ये मैं वो बता रही हूँ जो WHO ने बताया है, कहा है। वैक्सीन का सेकंड जनरेशन कार्यक्रम भी जल्दी शुरू करना चाहिए। और ये जो अभी वैक्सीन लग रही है और उसमें नया वेरिएंट आ गया, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो वेरिएंट आए हैं ये नए नहीं हैं, ये थे, पहले से थे। अब हुआ क्या? वैक्सीन बनने में कितना टाइम लगता है? वैक्सीन बनने में लगते हैं 6-6, 7-7 साल टाइम लगता है।
लेकिन अगर आप दबाव देकर, जैसा हमारे यहाँ हुआ था 15 अगस्त तक वैक्सीन बन जाएगी, अरे ऐसा ये कोई लकड़ी की गुड़िया बनाने का बात है क्या? ये वैक्सीन है जिसमें खोज करनी पड़ती है, जिसमें जिसमें समय लगता है, वैज्ञानिकों को समय देना पड़ता है। अब वैज्ञानिकों ने कंपनियों का दबाव, क्योंकि पूंजीवाद है, हर कंपनी चाहती है कि मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी वैक्सीन सबसे पहले आ गई तो मेरे को फायदा हो जाएगा। कंपनियों का दबाव, राजनेताओं का दबाव, और इन दबाव के चलते जो वैक्सीन आई, वो वैक्सीन जो हैं उन्होंने कुछ तो काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, वो वैक्सीन काम की हैं। लेकिन ये लड़ाई है प्रकृति के साथ। अगर आपने एक को खत्म करने की कोशिश की तो प्रकृति में जो वायरस है वो रूप बदल के वो अपने आप को भी बचाएगा और वो और मारक क्षमता के साथ आएगा। यही हुआ है। और इसलिए नए वेरिएंट पर, ये जो वेरिएंट अभी चल रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि RT-PCR जो है हमारा निगेटिव आ रहा है, और फिर भी जो है हमको सिम्टम है। RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है लेकिन हमको सिम्टम नहीं है। तो ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो RT-PCR अभी टेस्ट हो रहा है, ये नए वेरिएंट हैं। इस नए वेरिएंट को वो नहीं कर रहा, उसको पकड़ नहीं रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वैक्सीन को लेके भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि वैक्सीन किसी काम की नहीं है। ऐसा नहीं है। वैक्सीन एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक सच्चाई है कि वैक्सीन काम करती है। हम अपने बच्चों को लगाते नहीं है वैक्सीन। क्या छोटे बच्चे होते हैं तब वो 3 टीके लगाते नहीं हैं, तब हम कहते हैं कि ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। ये वैक्सीन भी वैसी है, तो इसलिए वैक्सीन तो लगाना चाहिए। लेकिन उस वैक्सीन को लगाने के पहले के जो शर्तें हैं कि जैसे पेट भर के खाना खा के जाइए, उसके बाद में लौट के आने के बाद में जो दवाई दी जाती है आपको, पैरासीटामोल होती है, वो खा लीजिए, बाहर मत निकलिए। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई कर्ण जैसा कोई कवच चढ़ गया आपके ऊपर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन जो है आपको कुछ वो देती है, कुछ इम्यूनिटी डेवलप करती है, आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा करती हैं। उसके बाद में जो 46 दिन के बाद में जो दूसरा बूस्टर डोज लगता है, उसके बाद में भी महीने भर बाद हो सकता है कि आपके अंदर वो इम्यूनिटी आ जाए। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं वैज्ञानिक कि इसके बाद भी आपको जो सेकंड जनरेशन है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस रहने वाला है अभी। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि 2025 तक रहने वाला है, ये रहने वाला है अभी, इसलिए चिंता मत करिए कि जाने वाला नहीं है। इसलिए हमको अपनी लाइफस्टाइल भी बदलनी पड़ेगी, हमको अपना काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, और ये सोच समझ के बदलना पड़ेगा। ये विज्ञान है, ये प्रकृति है, इसलिए हमको ये सब सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जन स्वास्थ्य के जो उपाय हैं, जैसे आज ये कहा जा रहा है कि एक मास्क से काम नहीं चलेगा, डबल मास्क लगाइए, वो भी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सही संख्या में, उचित संख्या में PPE किट आपको देना चाहिए। व्यावहारिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और व्यवस्थागत हस्तक्षेप होना चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जांच करना, उनकी पहचान करना, उन्हें अलग करना, मरीज की व्यवस्था, मदद करना, ये सारे काम मानवीय तरीके से किए जाने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये थोड़ा कम हो गया, ड्रॉप हो गया ये, तो ये हाथ पे हाथ धरे रखने वाली बात नहीं है, तीसरी वेव भी आने वाली। इसलिए जो मैंने अभी वैज्ञानिक और मेडिकल वाली जो बात बताई, जो WHO ने कही है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे देश में जहाँ बड़ी संख्या में गरीब घनी बस्ती में छोटी जगह पे रहते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे करेंगे वो? तो उनकी वैक्सीन लगाइए, तुरंत वैक्सीन लगाइए उनको। लेकिन अब वो कीमतें तय कर रहे हैं बेशर्म तरीके से। तो जब कीमतें तय कर रहे हैं और अभी जिस दर से टीकाकरण चल रहा है, मैं आज उसको वेरीफाई नहीं कर पाई हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि आज जिस दर से वैक्सीनेशन चल रहा है, अगर पूरे भारत को वैक्सीनेशन करना है तो 10 साल लगेंगे इसको, पूरे देश को वैक्सीनेशन करने में। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं। बड़ी संख्या में वो सामान्य सा इंजेक्शन है, बड़ी संख्या में आप लोगों को भर्ती करिए
आजकल खांसी आती है तो भी डर लगता है। क्या हमारी सरकार ये सब करने में सक्षम है? लेकिन सिस्टम के नाम से अपने सर से जिम्मेदारी झटकने वाली सरकार और उसके मुखिया मोदी, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में एक देश है न्यूजीलैंड, और उसकी युवा प्रधानमंत्री जसिंडा, उससे कुछ सीखना चाहिए, जिसने अपने देश को अपने ऊपर रखा और इसीलिए उसने अपने देश को इस भयानक बीमारी से अभी मुक्त कर लिया है। लेकिन अभी भी वो उन्होंने सब कुछ खोल नहीं दिया है। अभी उन्होंने जो है वो अभी भी उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं और आज वो दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासक है। हाँ, ये सही कह रहे हैं बादल जी कि वैक्सीन तो लगानी ही चाहिए। मतलब अगर उसका कम भी असर हो, चाहे 25% भी असर हो, ये 25% तो नहीं होता है, 70% होता है असर, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन तो ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हम दवाई ले रहे हैं तो दवाई का असर नहीं हो रहा है, दवाई तो लेते ही है ना, ये वैसी वैक्सीन है। दरअसल दुनिया में फैली इस आपदा का यही सबक है कि हर शासक को अपनी जनता की बेहतरी और उसके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं सोचना चाहिए, और इस आपदा का योगदान भी यही। अब अगर नहीं सोच रहे हैं, हमारे देश की शासक पार्टी भाजपा ये नहीं करेगी, ये मैं बता दे रही हूँ, बल्कि ये और राह देखेगी लोगों के हारने की, हताश होने की। और अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल की रैलियां नहीं करती, चुनाव एक साथ कराए जाते। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी अभी तक हो रहे हैं, ये भी नहीं होते। ये हत्यारे हैं। ये भाजपा जो है ना, वो फ्रांस की मारी अंतोनियत है, जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी के वंशज हैं। और इनके आरएसएस की शाखाएं चलती हैं। वो मुसोलिनी का एक बलीला मूवमेंट था, उसकी नकल है ये। और ये इसीलिए सत्ता में आते हैं ताकि अपने देश को उसकी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, उदार और बंधुत्व को वहाँ से ख़त्म कर सके। इसीलिए ये इटली में आए थे, इसीलिए ये जर्मनी में आए थे। ये सभी राजनेता अपने देशों की जनता को कभी सामंती चक्की में पीसते हैं तो कभी राष्ट्रवाद की अफीम को सुंघाकर सत्ता में पहुंचते हैं। हमारे देश की भाजपा वही कर रही है। उसका ब्रीद वाक्य वही है जो हिटलर के गोएबल्स का था। क्या था? झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो भीड़ के दिलो दिमाग में घर कर जाए। यही तो किया राम मंदिर के लिए, यही किया धारा 370 के लिए। ये सारे काम उन्होंने किए और यही वे कर रहे हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी की जनता ने अपनी गलतियों से सीख ले ली। क्या हम ये कर पाएंगे? आज सच दिखाने, मौत की सड़कों पर तांडव को दिखाने पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर आदि के मैसेज जो हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार उसके लिए इनके मालिकों पर दबाव बना रही है, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। लेकिन भविष्य में गोदी मीडिया जो दिखा रहा है वही दिखाएगा, इसकी आशंका है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर देश में इमरजेंसी घोषित कर दी जाए। और अभी तक सीएए, एनआरसी, धारा 370, मजदूर विरोधी बिल, किसान विरोधी बिल, इन तमाम बातों पर बोलने वाले, उनके खिलाफ बोलने वाले ही देशद्रोही थे। लेकिन अब इस भयानक त्रासदी से जूझते देश की निर्मम सच्चाई को दिखाने वाले भी देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे। ये बात समझ लीजिए। फिर वो चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, विज्ञानी हो, या कॉमेडी करने वाले हो, या डॉक्टर हो, सबको ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। तो ये देश में खुला खेल खेलने और पूरे देश को नरक बनाने के काम में लग जाएंगे, जो इनका वास्तविक काम है। आरएसएस इसीलिए बनाई गई थी। आरएसएस का काम ही ये था। और इसलिए मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहती हूँ कि ये आरएसएस इस देश को नरक बनाने के काम में अब लग चुकी है। गुजरात देख लीजिए, दिल्ली का दंगा देख लीजिए, और अब तो उन्होंने पूरे देश को जलती हुई चिताओं का एक देश बना दिया है। और ये
लोक जतन की ओर से मैं कहना चाहती हूँ कि लोक जतन प्रकाशन एक बहुत ही जल्दी एक पुस्तक प्रकाशित करने जा रहा है जिसका नाम है नरक के तहखाने। और ये नरक के तहखाने जो पुस्तक है वो एक पूर्व आरएसएस के स्वयंसेवक सुधीश मिन्नी ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी है, जिनकी पुस्तक का नाम है सेलर्स ऑफ इन्फेर्नो। सुधीश मिन्नी गणित पढ़ाते थे और अब वो जब उन्होंने ये सब देखा, वो भोपाल भी आए थे, वो पूरे उत्तर भारत में घूमे हैं, और उसके बाद में उन्होंने जब ये देखा, उनकी असलियत देखी, तो वो अब सीपीएम के अच्छे कार्यकर्ता हैं केरल में। तो इस किताब को ज़रूर खरीदें और पढ़ें। किताबें बातें करती हैं, लिखे हुए शब्द हमको इतिहास से रूबरू कराते हैं और हमारे पूर्वजों की गलतियों को हमारे सामने लाते हैं। इसलिए किताबें ज़रूर पढ़ा करिए। किताबें पढ़ने के लिए समय निकालने की तो ज़रूरत होती नहीं है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि भगत सिंह फांसी पर के तख्ते पर चढ़ने के पहले भी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। इसके साथ ही कुछ फिल्में हैं जो हमें इतिहास और प्रकृति के बारे में बताती हैं। संभव हो तो उसको भी देखिए, लोगों को दिखाइए अगर आपके पास उसका वो है तो। एक बड़े फिल्मकार हैं डेविड एटनबरो। प्रकृति पर उन्होंने बहुत सुंदर फिल्में बनाई हैं। उनमें से एक है आवर प्लेनेट। इसमें वे कहते हैं, इसका हिंदी भी होता है इसमें वे कहते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ मानव का पुराना शगल है। अपने आप को बेहद चतुर समझता है, लेकिन बार बार प्राकृतिक हादसों, जिसमें सबसे नया है कोरोना वायरस का प्रकृति पर, इंसानों पर सबसे ताज़ा आक्रमण है। और इसके द्वारा हमें समझ लेना चाहिए कि प्रकृति कितनी ज़बरदस्त ताकतवर है, कि तमाम तकनीकों और ज्ञान को इंसान को मानव सभ्यता और प्रकृति को बचाने के लिए ही उपयोग करना होगा। प्रकृति अपने आप को बचा लेगी। जैसे उन्होंने एक चेरनोबिल का उदाहरण दिया। वहां जंगल उगाए हैं, इंसान नहीं रहते, इंसान तो वहां से हट गए थे, और वहां पे ऐसी जानवरों की प्रजातियां हैं जो पहले नहीं थी, कहीं नहीं पाई जाती, वहीं पाई जाती हैं। जो वहां पर जो विकिरण फैला, उस विकिरण में अपने आप को एडप्ट करके वो नई प्रजाति पैदा हो गई। इंसान के पास ये ताकत नहीं है, इसलिए वो तो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरत नफे की हवस और सत्ता की हवस से भरे हिटलरों, मुसोलिनियों और मोदियों को सत्ता से बाहर रखना ही इंसानियत को बचाए रखने की गारंटी है। मैं अंत में डेविड एटनबरो के इस वाक्य से अपने इस वक्तव्य का अंत करना चाहती हूँ कि हमें चतुर इंसानों की ज़रूरत नहीं है, हमें बुद्धिमान इंसानों की ज़रूरत है, और यही इन तमाम आपदाओं का सबक है। तो नमस्कार, खुश रहें, घर में रहें, यथासंभव लोगों की मदद करें, लेकिन स्वस्थ रहें। हमारे भोपाल के कुछ साथियों ने मिलकर हेल्पलाइन बनाई है। हमारे ग्वालियर के साथी न केवल फ़ोन से मदद कर रहे हैं, बल्कि बीमारों को खाना पहुंचा रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, डॉक्टरों को खाना पहुंचा रहे हैं, तमाम उनके जो उनके अटेंडेंट हैं उनको खाना पहुंचा रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है इंसानियत के नाते, लेकिन स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। इसलिए मास्क, केवल सिंगल मास्क नहीं, डबल मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी उन्होंने बोल दिया है WHO ने कि डबल मास्क लगाइए, ताकि जब प्रकृति की ये जो डांट फटकार चल रही है और शासकों की अकर्मण्यता के चलते निरपराध जिंदगियां जो खत्म हो रही हैं, ये सब जब खत्म हो, जब सब रुके और जब हम सब मिलें, तो फिर एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर चलने के लिए और इस हत्यारे निज़ाम से मुक्ति पाने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद।